क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर हमारा मन जो बिना रुके लगातार भागता रहता है, उसे भी पूरी तरह शांत और नियंत्रित किया जा सकता है? क्या वाकई हम अपने भीतर ऐसी जागरूकता जगा सकते हैं जो हर पल में हमें पूरी तरह से जीवित और उपस्थित महसूस कराए? अगर हां, तो यह सफर शुरू होता है ध्यान से, और इसी रहस्यमय लेकिन सुंदर यात्रा को सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए हमारे सामने आती है किताब द माइंड इल्यूमिनेटेड, जिसे लिखा है कुलदासा यानी जॉन येट्स ने। कुलदासा खुद एक न्यूरोसाइंटिस्ट और साथ ही अनुभवी ध्यान शिक्षक रहे हैं, और उन्होंने इस किताब में हजारों साल पुरानी ध्यान परंपराओं को आधुनिक विज्ञान की समझ के साथ मिलाकर एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जो किसी भी व्यक्ति को गहरे आत्म अन्वेषण तक ले जा सकता है। यह किताब न केवल ध्यान कैसे किया जाए यह सिखाती है, बल्कि ध्यान के हर पड़ाव, हर संघर्ष और हर उपलब्धि को इतने सरल और साफ तरीके से प्रस्तुत करती है कि एक शुरुआती साधक भी आसानी से समझ सकता है कि अगला कदम क्या होगा। किताब 10 स्पष्ट चरणों में बांटी गई है, जहां हम शुरुआत करते हैं अपने मन को साधने की शुरुआती कोशिशों से, और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था तक पहुंचते हैं जहां ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीने का एक तरीका बन जाता है। कुलदासा बताते हैं कि कैसे हम अपने मन के भीतर की गतिविधियों को बारीकी से देख सकते हैं, कैसे असावधानी से सजगता की ओर बढ़ सकते हैं, और कैसे अवचेतन की गहरी परतों को भी धीरे धीरे प्रकाशित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस सफर के साथी हिंदी ऑडियो बुक की। हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा मंच है जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों को हिंदी भाषा में न सिर्फ आपके सामने रखते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह सुनाते हैं कि हर विचार, हर कहानी और हर सीख आपके दिल तक पहुंच सके। हमारा सपना है कि नॉलेज, जिसे अक्सर भाषा की दीवारें रोक देती हैं, अब हर किसी के लिए सहज और सुलभ बन सके। हिंदी ऑडियो बुक पर हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप सुने तो आपको लगे कि आप खुद उस यात्रा का हिस्सा हैं, खुद उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। चाहे आप व्यस्त दिनचर्या के बीच थोड़ी राहत चाहते हों या आत्म विकास की ओर एक गंभीर कदम बढ़ाना चाहते हों, हिंदी ऑडियो बुक हर मोड़ पर आपका साथ निभाता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम मिलकर मन के रहस्यों को खोलेंगे, ध्यान की परतों को समझेंगे और अंततः खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे। शुरू करते हैं द माइंड इल्यूमिनेटेड के इस गहन सफर को आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक के साथ। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन एंड द पाथ ऑफ माइंड ट्रेनिंग। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन खुद हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है? हम शांत रहना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, लेकिन विचारों का अंतहीन झरना हमें बार बार भटका देता है। द माइंड इल्यूमिनेटेड का पहला चैप्टर इसी गहरी सच्चाई से हमारा सामना कराता है कि अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को समझना और साधना सीखना होगा। ध्यान यानी मेडिटेशन को कुलदासा एक ऐसा साधन मानते हैं जो हमें खुद से जुड़ने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और अंततः अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन ध्यान कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। यह एक यात्रा है, एक अभ्यास है, जिसमें धैर्य, निरंतरता और समझ की जरूरत होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे ध्यान हमें सजगता यानी माइंडफुलनेस सिखाता है, और कैसे यह सजगता हमारे हर अनुभव को बदल सकती है। कुलदासा यह भी समझाते हैं कि ध्यान करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। बार बार भटक जाना, ध्यान के दौरान नींद आना या विचारों में उलझ जाना, और कैसे हम इन चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें समझकर धैर्य से पार कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक और बेहद अहम बात कही गई है। हमारा मन एक प्रशिक्षित किया जा सकने वाला उपकरण है। जैसे हम शरीर को व्यायाम के जरिए मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मन को भी हम ध्यान के जरिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम यह समझें कि मन किस तरह काम करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, लेकिन सच तो यह है कि अधिकतर समय हमारे विचार, भावनाएं
और इच्छाएं अपने आप उभरती रहती हैं, बिना हमारे सचेत प्रयास के। ध्यान हमें यह क्षमता देता है कि हम इस स्वचालित प्रवाह को देखें, समझें और फिर धीरे धीरे उस पर नियंत्रण स्थापित करें। कुलदासा ध्यान की इस यात्रा को 10 चरणों में बांटते हैं और इस चैप्टर में वह उन सभी चरणों का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। शुरुआत होती है मन को स्थिर करने और ध्यान की निरंतरता बढ़ाने से। फिर धीरे धीरे हम सजगता की गहराई में उतरते हैं, अवचेतन के स्वचालित पैटर्न्स को पहचानते हैं और अंततः उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां मन पूरी तरह से निर्मल और जागरूक हो जाता है। चैप्टर 1 हमें एक गहरी समझ देता है कि ध्यान केवल किसी साधना कक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को बदलने वाला अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि असली आजादी बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है, जब हम अपने ही मन के स्वामी बन जाते हैं। तो चलिए इस यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की दुनिया को साध सकते हैं, ध्यान के माध्यम से खुद को बेहतर बना सकते हैं और अंततः एक गहरे सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 2 ध्यान की शुरुआत में सबसे पहला कदम है अपने मन को स्थिर करना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने मन के विचारों को एक जगह पर केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और पूरी तरह से वर्तमान पल में रहते हैं। शुरुआत में यह लग सकता है कि यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि हमारा मन हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हमारी सोच और विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है और हम इस भटकाव को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। कुलदासा के अनुसार ध्यान के अभ्यास की शुरुआत में यह सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसे पार करना ही असली शुरुआत है। इस चैप्टर में कुलदासा ने बताया है कि ध्यान में मन की स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए हमें किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम पाते हैं कि हमारे विचार बिना हमारे नियंत्रण के इधर उधर भागते रहते हैं। चाहे हम शांति की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करें या किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की, हमारा मन कभी नहीं रुकता और यही सबसे बड़ी बाधा बनती है। कुलदासा इसे नियमित रूप से भटकने का अनुभव मानते हैं और इसे एक सामान्य और अपरिहार्य भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि यह भटकाव हमें अपनी वास्तविक स्थिति और विचारों का अवलोकन करने का अवसर देता है। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान का अभ्यास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे हम अभ्यास में निरंतरता लाते हैं, हम यह पाते हैं कि हमारे मन की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आता है। पहले हम महसूस करते हैं कि हम अपना ध्यान जिस एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहते हैं वहां बहुत समय तक नहीं रह पाते और फिर मन किसी और विचार पर चला जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। कुलदासा का कहना है कि अगर हम इस समय पर घबराएं नहीं और निरंतर अभ्यास करें तो धीरे धीरे हम अपने मन को एक स्थिर स्थिति में लाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सजगता, माइंडफुलनेस। सजगता का मतलब है कि हम पूरी तरह से वर्तमान पल में उपस्थित रहें और जो भी विचार या भावना हमारे मन में आ रही हो, हम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया या जजमेंट के केवल देख सकें। ध्यान की प्रक्रिया में जब हम सजग होते हैं तो हम अपने विचारों को पहचान पाते हैं, लेकिन हम उनसे बंधते नहीं हैं। यही स्थिति हमें उस बिंदु पर पहुंचने में मदद करती है जहां हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम अपनी शांति को महसूस कर पाते हैं। कुलदासा के अनुसार ध्यान के पहले चरण में हमें स्टेज 1 का सामना करना पड़ता है, जहां हम एक समय में पूरी तरह से उपस्थित होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार भटकता रहता है। इस समय हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह भटकाव कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख रहे हैं। यदि हम इस भटकाव को स्वीकार करते हुए इसे अपने अभ्यास का हिस्सा मानते हैं तो हम जल्दी ही उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां हम अपने मन को स्थिर रखने में सफल हो पाते हैं।
ध्यान की शुरुआत में यह भटकाव हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उसे मजबूरी से नहीं, बल्कि समझ और निरंतर अभ्यास से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसे सहजता और धैर्य के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम किसी भी अन्य कौशल में सुधार करते हैं, वैसे ही इस अभ्यास में हमें धीरे धीरे सुधार होता है और हम मन की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। इस चैप्टर में कुलादासा ने यह भी स्पष्ट किया है कि ध्यान की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। अगर हम अभ्यास में निरंतरता रखते हैं, तो अगले चरण में हम अपनी मानसिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। शुरुआत में मन भटकता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान के अभ्यास में गहरे उतरते हैं, हम अपने मन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां वह पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। यह शांति हमें जीवन में वास्तविक संतुलन और प्रसन्नता प्रदान करती है। यह भी कहा गया है कि यह यात्रा एक समय के बाद हमें न केवल अपने मन को नियंत्रित करना सिखाती है, बल्कि हमें खुद के बारे में एक गहरी समझ भी देती है। हम सीखते हैं कि हम अपने विचारों के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें देख सकते हैं और फिर उन्हें बदल सकते हैं। यही ध्यान की असली शक्ति है, खुद को जानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। इस प्रकार चैप्टर 2 हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान के पहले चरण में हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए न केवल समय और निरंतरता की आवश्यकता है, बल्कि धैर्य और समझ भी जरूरी है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में गहरे उतरते हैं, हम महसूस करते हैं कि मन की स्थिरता केवल एक बाहरी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन का मार्ग है। चैप्टर 3 ध्यान की यात्रा के तीसरे चरण में हम अपने मन के विचारों को और गहरे स्तर पर समझने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। पहले 2 चरणों में हमने मन को स्थिर करना और सजगता यानी माइंडफुलनेस को साधना सीखा। अब हम एक और महत्वपूर्ण तत्व की ओर बढ़ते हैं, मानसिक विक्षेपों और अवचेतन पैटर्न्स को पहचानना। कुलादासा के अनुसार इस चरण में हम सीखते हैं कि हमारे अवचेतन विचार और भावनाएं हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को किस तरह प्रभावित करती हैं और हम उन्हें किस प्रकार पहचान सकते हैं। मन की गहराई में जाकर हम अपने स्वचालित मानसिक पैटर्न्स और प्रतिक्रियाओं को देख पाते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे विचार और भावनाएं पूरी तरह से स्वचालित नहीं होती। हम अक्सर यह मानते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, लेकिन सच तो यह है कि अधिकांश समय हमारे विचार खुद ब खुद उभर आते हैं, बिना किसी प्रयास के। यही वह बिंदु है जहां ध्यान की शक्ति काम में आती है। जैसे ही हम सजग हो जाते हैं, हम अपने मन की स्वचालित प्रतिक्रियाओं को पहचान पाते हैं और हम इन विचारों से जुड़े भावनात्मक अनुभवों को देख सकते हैं, बिना किसी मूल्यांकन या प्रतिक्रिया के। इस अवस्था में हम महसूस करते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर खड़े होकर उन्हें देख सकते हैं, जैसे एक पर्यवेक्षक। इस प्रक्रिया में हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें केवल देखें, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इस प्रकार हम सीखते हैं कि मन को नियंत्रित करना केवल अपने विचारों को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि उनका अवलोकन करना और उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखना है। इसी तरह ध्यान के अभ्यास में हम अपने अवचेतन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। यह अवचेतन पैटर्न्स हमसे किसी तरह के मानसिक संघर्ष या विक्षेप का कारण बन सकते हैं। जब हम सजग होते हैं, तो हम इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम इन पैटर्न्स को पहचानते जाते हैं, हम उन्हें बदलने के लिए धीरे धीरे कदम उठा सकते हैं। कुलादासा का कहना है कि इस प्रक्रिया में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक समय लंबी प्रक्रिया है। मन के स्वचालित पैटर्न्स को पहचानने में समय लगता है और इसे बदलने में भी समय लगता है। लेकिन जैसे ही हम इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं और अधिक सशक्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक और महत्वपूर्ण तत्व है मन की स्थिरता को बनाए रखना। जैसे जैसे हम अपने अवचेतन विचारों और पैटर्न्स को पहचानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, मन का स्थिर रहना और सजग रहना जरूरी होता है।
हमें यह समझना होता है कि जैसे ही हम किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही नए विचार आ सकते हैं। ऐसे में यह चुनौती बन जाती है कि हम कैसे उन विचारों को देखें और बिना किसी प्रतिक्रिया के अगले विचार पर ध्यान केंद्रित करें। कुलादासा का कहना है कि यह प्रक्रिया एक निरंतर अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को स्थिर और सजग रखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समझना होता है कि मन को शांत और स्थिर बनाए रखना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर अनुभव को प्रभावित करने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम अपने अवचेतन पैटर्न्स को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं, हम अपने मन के साथ एक गहरी समझ बना पाते हैं। इस तरह ध्यान का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने मानसिक विक्षेपों और पैटर्न्स से जुड़े बिना अपने अनुभवों को देख सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसे केवल समझ सकते हैं। यह एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता है जो हमें भीतर से आती है। ध्यान के इस तीसरे चरण में हमें यह भी समझ में आता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, अगर हम खुद को सजग रखें और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझें। यह मानसिक स्थिरता और सजगता हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने, अपने आंतरिक संघर्षों को शांत करने और गहरे स्तर पर शांति अनुभव करने में मदद करती है। चैप्टर 3 में कुलादासा यह बताते हैं कि ध्यान के इस स्तर पर हम केवल अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते नहीं, बल्कि हम उन पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उन्हें देख सकते हैं और एक स्वस्थ दूरी बनाए रख सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक स्वतंत्रता की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ाती है। चैप्टर 4 में कुलादासा हमें अपने ध्यान अभ्यास को और गहरे स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तक हमने मन को स्थिर करना, सजगता को बढ़ाना और मानसिक विक्षेपों को पहचानना सीखा था, लेकिन इस चैप्टर में हम ध्यान के और उन्नत चरणों की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अपने मानसिक पैटर्न्स को बदलने और उन्हें प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में अधिक सक्षम होते हैं। इस चैप्टर में कुलादासा ने यह स्पष्ट किया है कि ध्यान का अभ्यास केवल विचारों और भावनाओं को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारी मानसिक संरचना को बदलने की दिशा में काम करना है। जैसे हम अपने शरीर को व्यायाम के माध्यम से ताकतवर बनाते हैं, वैसे ही हम अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। इस स्तर पर हम महसूस करते हैं कि ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक शांति पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की गहरी समझ और शक्ति का एहसास कराता है। इस चैप्टर में सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है मन की स्थिरता को बनाए रखना, खासकर जब हम अपने गहरे मानसिक पैटर्न्स और आंतरिक संघर्षों को पहचानते हैं। मन की स्थिरता का मतलब है कि हम उन विचारों और भावनाओं से जुड़ने के बजाय उन्हें बस एक पर्यवेक्षक की तरह देख पाएं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते हम सजग और धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहें। कुलादासा के अनुसार इस चरण में हमें एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना होता है, और वह है स्मृति का प्रशिक्षण, मेमोरी ट्रेनिंग। जैसा कि हम ध्यान के अभ्यास में गहरे उतरते जाते हैं, हमारी सजगता और मानसिक स्थिति में भी गहराई आती है। इसी के साथ हमारे अवचेतन पैटर्न्स और मानसिक स्थिति को पहचानने की हमारी क्षमता भी विकसित होती है। यहाँ पर स्मृति का मतलब यह है कि हम हर अनुभव को अधिक स्पष्टता के साथ देख पाएंगे और उन अनुभवों को हमारे मानसिक अभ्यास में शामिल कर पाएंगे। हम उस क्षण को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की स्थिति में होंगे जो हमारे मन में घटित हो रहा है। स्मृति का प्रशिक्षण हमें यह सिखाता है कि हम अपने मानसिक अनुभवों को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर के अनुभवों को स्पष्टता से देखना और समझना सिखाता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इसके बाद कुलादासा ध्यान के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण तत्व की ओर इशारा करते हैं, मानसिक नजरिए और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने की कला। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि हमारी मानसिक स्थिति केवल विचारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। ध्यान हमें यह सिखाता है
कि हम अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार बदल सकते हैं और एक सकारात्मक नजरिए से जीवन को देख सकते हैं। यह मानसिक स्थिरता और नजरिए का बदलाव हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन प्रदान करता है। इस चैप्टर में एक और अहम बिंदु यह है कि जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम अपने मन के दायरे को और विस्तृत कर पाते हैं। हम केवल अपने विचारों को नहीं, बल्कि अपने अवचेतन पैटर्न्स, भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी देख सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान हमें मानसिक नियंत्रण और आत्मज्ञान की दिशा में गहरे परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली उपकरण बनता है। कुलदासा का कहना है कि इस चरण में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक तरीका है। जैसे जैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित करते जाते हैं, हम अपने जीवन में अधिक शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान की इस यात्रा में कुलदासा ने हमें यह सिखाया है कि मन को प्रशिक्षित करना एक निरंतर अभ्यास है जो जीवन भर चलता रहता है। इसमें धैर्य, संकल्प और निरंतरता की आवश्यकता होती है, और यही वह प्रक्रिया है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसमें शांति लाने में मदद करती है। इस प्रकार चैप्टर 4 हमें यह समझाने में मदद करता है कि ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक शांति प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक शक्ति, संतुलन और आत्मज्ञान प्राप्त करने की यात्रा है। चैप्टर 5 में कुलदासा ध्यान अभ्यास को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब तक हमने सीखा कि ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है और सजगता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस चरण पर पहुंचते हुए हमारा ध्यान उन बाधाओं की पहचान पर केंद्रित होता है जो ध्यान की गहराई को बाधित करती हैं। इस चैप्टर में कुलदासा विस्तार से बताते हैं कि ध्यान के अभ्यास में 5 प्रमुख रुकावटें कौन कौन सी होती हैं। कामनाएं यानी इच्छाओं का आकर्षण, द्वेष या नापसंदगी की भावना, आलस्य और मानसिक जड़ता, बेचैनी और पछतावे की स्थिति और संदेह या अनिश्चय का भाव। ये 5 रुकावटें हमारे ध्यान की निरंतरता और गहराई को प्रभावित करती हैं, और अगर इन्हें समय रहते समझा और संभाला न जाए तो यह हमारी साधना को बाधित कर सकती है। कुलदासा हर रुकावट को विस्तार से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं और कोई सुखद अनुभव या इच्छा का विचार हमें अपनी ओर खींचने लगता है, तो हमारा मन उस ओर बहक जाता है। इसी तरह अगर हमें कोई अनुभव अप्रिय लगता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं या उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे ध्यान भटक जाता है। आलस्य और मानसिक जड़ता की अवस्था में हमारा मन सुस्त हो जाता है और सजगता क्षीण पड़ने लगती है। बेचैनी और पछतावे की स्थिति में हमारा मन अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। संदेह और अनिश्चितता की भावना तब पैदा होती है जब हम अपने ध्यान अभ्यास या मार्गदर्शन पर विश्वास खोने लगते हैं। कुलदासा हमें सिखाते हैं कि इन बाधाओं से निपटने का तरीका उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर धैर्यपूर्वक उनसे ऊपर उठना है। हर रुकावट के लिए उन्होंने व्यावहारिक समाधान भी दिए हैं, जैसे अगर आलस्य आ रहा हो तो मन को सक्रिय करने के लिए ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। अगर बेचैनी है तो उसे ध्यानपूर्वक देखना और उसका कारण समझना चाहिए। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है सजगता और समता को बनाए रखना। सजगता हमें यह देखने की क्षमता देती है कि रुकावट कब और कैसे उत्पन्न हो रही है, और समता हमें बिना प्रतिक्रिया के उस रुकावट को स्वीकार करने की शक्ति देती है। इस चैप्टर में कुलदासा ने यह भी समझाया है कि ध्यान की यात्रा में ये रुकावटें बाधा नहीं, बल्कि अवसर होती हैं। जब हम इन्हें पहचानते और उनसे सही ढंग से निपटते हैं तो हमारा ध्यान अभ्यास और भी मजबूत और स्थायी हो जाता है। इन बाधाओं को पार करना हमारे मानसिक प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है, और इसी प्रक्रिया से होकर हम ध्यान की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। कुलदासा यह भी कहते हैं कि रुकावटों से डरना या निराश होना गलत है, क्योंकि वे ध्यान साधना के स्वाभाविक हिस्से हैं। असली सफलता इसमें है कि हम उन्हें समय पर पहचानें, सजग रहें और अपने अभ्यास को जारी रखें। इस तरह चैप्टर 5 हमें ध्यान अभ्यास में आने वाली रुकावटों को न केवल समझने की दृष्टि देता है, बल्कि उन्हें पार करने के लिए
मानसिक शक्ति और धैर्य भी विकसित करने में मदद करता है। कुलादासा का यह मार्गदर्शन ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिससे साधक अंततः अपने मन पर सच्चा नियंत्रण पा सकता है और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 6। चैप्टर 6 में कुलादासा ध्यान की उस गहरी अवस्था की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जहां साधक अपने मन की गतिविधियों को और अधिक बारीकी से देखने और समझने लगता है। अब तक हमने मन को स्थिर करना, सजगता को बढ़ाना और ध्यान में आने वाली बाधाओं को पहचानना सीखा था, लेकिन इस चरण में हमारा उद्देश्य है ध्यान की निरंतरता और गहराई को इतना विकसित करना कि हम अपने भीतर होने वाली हर छोटी से छोटी प्रक्रिया को भी स्पष्ट रूप से देख सकें। इस चैप्टर में कुलादासा बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी सजगता मजबूत होती है, हम यह पहचानने लगते हैं कि हमारा ध्यान कैसे और कब भटकता है। कई बार ध्यान में रहते हुए भी हमारा ध्यान बहुत सूक्ष्म स्तर पर किसी विचार या भावना की ओर खींच जाता है और हम बिना जाने ही बहक जाते हैं। इस स्थिति को पहचानना और तुरंत सजग हो जाना इस चरण का मुख्य अभ्यास है। कुलादासा इस प्रक्रिया को सजगता की पूर्णता कहते हैं, जहां साधक अपने ध्यान के हर क्षण को पूरी स्पष्टता से देख पाता है। इस चरण में कुलादासा ने ध्यान की दो प्रमुख बाधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया है: अति सजगता ओवर एप्लीकेशन और कम सजगता अंडर एप्लीकेशन। जब हम जरूरत से ज्यादा प्रयास करते हैं तो हमारा ध्यान कठोर और असहज हो जाता है, जिसे अति सजगता कहा जाता है। दूसरी ओर, जब हम पर्याप्त सजग नहीं रहते तो हमारा ध्यान ढीला पड़ने लगता है और हम अनजाने में विचारों में बह जाते हैं, जिसे कम सजगता कहा जाता है। कुलादासा समझाते हैं कि ध्यान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, न तो बहुत अधिक जोर लगाना और न ही बहुत ढीला होना। इस संतुलन को साधने के लिए वे सलाह देते हैं कि हमें अपने प्रयास को सहज और स्थिर बनाना चाहिए, जिससे ध्यान एक प्रवाह की तरह चलता रहे। इस चैप्टर में कुलादासा ने सूक्ष्म विघटन सबटल डिस्ट्रैक्शंस की भी चर्चा की है। जब साधक का ध्यान बहुत स्थिर हो जाता है, तब भी सूक्ष्म विचार, धारणाएं या भावनाएं ध्यान को प्रभावित कर सकती हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि साधक को कई बार पता भी नहीं चलता कि ध्यान भटक गया है। कुलादासा बताते हैं कि इस स्तर पर ध्यान इतना संवेदनशील बन जाता है कि साधक इन सूक्ष्म विघटन को भी पहचानने और उनसे धीरे धीरे ऊपर उठने में सक्षम हो जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जांच करने की क्षमता, यानी मेटा अवेयरनेस। इसका अर्थ है कि साधक ध्यान करते समय खुद को एक तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखता है, अपने ध्यान की गुणवत्ता का निरीक्षण करता है और अगर ध्यान भटक रहा है या ढीला पड़ रहा है तो तुरंत उसे समायोजित करता है। इस जांचने की क्षमता को विकसित करना ध्यान अभ्यास के इस चरण में अत्यंत आवश्यक है। कुलादासा ने इस चैप्टर में यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे हम सूक्ष्म विघटन को पहचानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा ध्यान और भी गहरा और स्थिर होता जाता है। यह गहराई न केवल ध्यान के दौरान मिलती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारी सजगता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। इस तरह ध्यान अभ्यास अब केवल एक बैठने का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व में सजगता और संतुलन का एक प्रवाह बन जाता है। कुलादासा का यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्यान एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर सुधार और सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर साधक को न केवल अपने मन के स्पष्ट विचारों और भावनाओं को देखना होता है, बल्कि उन अदृश्य सूक्ष्म आंदोलनों को भी पहचानना होता है जो ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। यही वह अभ्यास है जो साधक को ध्यान की उच्चतम अवस्था, गहन स्थिरता, शुद्ध सजगता और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस प्रकार चैप्टर 6 हमें ध्यान की उन गहरी परतों की झलक देता है जहां मन पूर्ण सजगता के साथ जागृत रहता है और साधक अपने भीतर की दुनिया को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और स्थिरता के साथ देख पाता है। चैप्टर 7। चैप्टर 7 में कुलादासा हमें ध्यान की यात्रा में और भी गहराई तक ले जाते हैं, जहां साधक अब न केवल सतही विचारों और भावनाओं को पहचानता है, बल्कि मन के अवचेतन स्तर पर होने वाली गतिविधियों को भी देखने में सक्षम हो जाता है।
इस स्तर पर ध्यान इतना स्थिर और सजग हो जाता है कि साधक सूक्ष्मतम विघटन को भी पकड़ सकता है और उसके प्रभाव से मुक्त रह सकता है। इस चैप्टर में कुलदासा उस महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे वे संवेदनशीलता की चरम अवस्था कहते हैं, जहां साधक का ध्यान इतना प्रखर हो जाता है कि वह हर छोटी से छोटी मानसिक हलचल को भी तुरंत पहचान लेता है। अब साधक के लिए विचारों का उभरना, उनकी गति और उनका विलीन होना सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। कुलदासा समझाते हैं कि इस स्तर पर साधक को दो प्रमुख क्षमताओं को विकसित करना होता है: गहरी स्पष्टता, विविडनेस, और निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। गहरी स्पष्टता का अर्थ है हर अनुभव को पूरी तीव्रता और स्पष्टता के साथ देखना, जबकि निरंतरता का मतलब है सजगता को बिना टूटे बनाए रखना। ये दोनों क्षमताएं मिलकर ध्यान को एक निर्बाध प्रवाह में बदल देती हैं, जहां साधक लगातार जागरूक रहता है, चाहे मन में कितनी भी सूक्ष्म हलचल क्यों न हो। इस चैप्टर में कुलदासा एक और बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा करते हैं: इच्छा शक्ति की सहजता, यानी एफर्टलेसनेस। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो ध्यान करने के लिए उसे अब जोर लगाने की जरूरत नहीं रहती। सजगता और एकाग्रता स्वतः चलने लगती है, जैसे कोई नदी अपने आप बहती है। साधक केवल साक्षी बन जाता है, बिना किसी जबरदस्ती या नियंत्रण के। कुलदासा बताते हैं कि यह सहजता अचानक नहीं आती, बल्कि लगातार अभ्यास और सही समझ के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इस अवस्था में साधक को ध्यान करते समय संघर्ष या तनाव का अनुभव नहीं होता, बल्कि एक गहरी शांति और सहज प्रवाह का अनुभव होता है। इस चैप्टर में कुलदासा यह भी समझाते हैं कि इस गहन सजगता और स्थिरता के बावजूद साधक को अभी भी सूक्ष्म विघटन और ध्यान की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखनी होती है, क्योंकि जितना गहरा ध्यान होता है उतनी ही सूक्ष्म बाधाएं उभर सकती हैं और साधक को सजग रहकर उन्हें पहचानना और उनसे पार पाना होता है। कुलदासा इस स्तर पर ध्यान के दो खतरों की भी चेतावनी देते हैं: आत्मतुष्टि और अधीरता। आत्मतुष्टि तब आती है जब साधक सोचने लगता है कि अब वह काफी आगे बढ़ चुका है और प्रयास करना बंद कर देता है। अधीरता तब आती है जब साधक जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और परिणाम स्वरूप सजगता की गहराई में गिरावट आ जाती है। इन दोनों खतरों से बचने के लिए कुलदासा सलाह देते हैं कि साधक को विनम्रता और धैर्य बनाए रखना चाहिए और ध्यान के हर क्षण को एक नई शुरुआत की तरह लेना चाहिए। चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि ध्यान की गहरी अवस्थाओं में सफलता केवल तकनीक से नहीं आती, बल्कि एक विशेष मानसिक दृष्टिकोण से आती है: सहज सजगता, निरंतर प्रयास, विनम्रता और धैर्य। इस स्तर पर ध्यान एक साधना से बढ़कर एक जीवन शैली बन जाती है, जहां हर क्षण सजगता और शांति का अनुभव होता है और साधक अपने भीतर एक ऐसी दुनिया खोजता है जो पहले अन्न देखी थी, एक दुनिया जो शुद्ध, शांत और मुक्त है। चैप्टर 8 में कुलदासा उस अवस्था का परिचय कराते हैं जहां साधक अब ध्यान की चरम स्थिरता और सजगता के शिखर पर पहुंचने लगता है। इस स्तर पर साधक के मन में न तो कोई भारी विचलन होता है, न ही कोई अनजाना सूक्ष्म विघटन। ध्यान अब एक निर्बाध, स्वच्छ प्रवाह में बदल जाता है, जहां साधक अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित रहता है। कुलदासा बताते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन अगर साधक ने अब तक धैर्य, निरंतरता और समझ के साथ अभ्यास किया है तो यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है। इस चैप्टर में कुलदासा उस गहन शुद्धता के अनुभव का वर्णन करते हैं जिसे ध्यान की उच्च अवस्था में साधक महसूस करता है। साधक अब अनुभव करता है कि उसका मन एक शांत झील की तरह हो गया है, जहां हर विचार, भावना और संवेग साफ दिखाई देता है, लेकिन वे अब ध्यान को प्रभावित नहीं करते। साधक हर उभरते और विलीन होते विचार को देखता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं है। वह पूर्ण साक्षी भाव में स्थित रहता है। कुलदासा समझाते हैं कि इस अवस्था में एकीकृत मन, यूनिफाइड माइंड की स्थिति विकसित होती है। इसका अर्थ है कि साधक का अवचेतन और सचेत मन अब विरोध नहीं करते, बल्कि सहयोग करते हैं। अब साधक को सजग रहने या ध्यान में टिके रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरा मन एक साथ एक ही दिशा में कार्य कर रहा होता है। इस एकता का अनुभव साधक को गहरी शांति और आनंद की अनुभूति कराता है,
जिसे कुलादासा ने पवित्र आनंद, सेक्रेड जॉय कहा है। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कुलादासा बताते हैं कि ध्यान के इस स्तर पर साधक के भीतर स्वचालित सजगता, स्पॉन्टेनियस माइंडफुलनेस विकसित हो जाती है। अब साधक को ध्यान करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि सजगता उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। जीवन का हर क्षण ध्यानमय हो जाता है, चाहे वह चलते समय हो, बोलते समय हो या कोई साधारण कार्य करते समय। साधक का पूरा जीवन एक जीवित ध्यान बन जाता है। कुलादासा इस अवस्था को एक नए जीवन की शुरुआत बताते हैं, जहां साधक अपने भीतर एक स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इस चैप्टर में कुलादासा यह भी चेतावनी देते हैं कि इस स्तर पर भी अहंकार, ईगो का सूक्ष्म रूप उभर सकता है। जब साधक को यह अनुभव होता है कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है, तो उसमें एक सूक्ष्म गर्व या श्रेष्ठता का भाव आ सकता है। कुलादासा सलाह देते हैं कि साधक को इस सूक्ष्म अहंकार से भी सजग रहकर बचना चाहिए और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान की असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची विनम्रता और शुद्धता में है। चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह हमें एक ऐसी अवस्था तक ले जाता है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से परे, शुद्ध, शांत और मुक्त है। कुलादासा के मार्गदर्शन में यह चैप्टर हमें दिखाता है कि ध्यान की यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल ध्यान में बैठकर सुख अनुभव करना नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को सजगता, शांति और प्रेम से भर देना है। चैप्टर 9 में कुलादासा ध्यान साधना की उस चरम अवस्था का विवरण देते हैं जहां साधक न केवल सतत सजगता और गहन स्थिरता प्राप्त कर लेता है, बल्कि अब वह अपने अनुभवों के सूक्ष्मतम स्तरों को भी स्पष्टता से देखने और समझने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में साधक का अवचेतन मन और सचेत मन पूरी तरह से एकीकृत हो जाते हैं और ध्यान केवल एक प्रयास नहीं, बल्कि साधक का स्वभाव बन जाता है। कुलादासा इस चैप्टर में समझाते हैं कि इस स्तर पर साधक को स्वचालित मानसिक प्रक्रियाओं, ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेसेस का सीधा अनुभव होता है। अब साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि कैसे अनुभव, प्रतिक्रिया और पहचान के चक्र स्वतः चलते हैं और किस तरह से ये चक्र हमें अज्ञानता और पीड़ा में बांधते हैं। इस अवस्था में साधक को यह गहन अंतर्दृष्टि मिलती है कि अधिकांश मानसिक क्रियाएं स्वचालित हैं और उन्हें मैं या मेरा मानना केवल एक भ्रम है। कुलादासा बताते हैं कि जब साधक इन स्वचालित प्रक्रियाओं को सजगता से देखता है, तो वे प्रक्रियाएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं। साधक अब उन भावनाओं, इच्छाओं और विचारों के साथ खुद को नहीं जोड़ता जो स्वतः उत्पन्न होते हैं। वह उन्हें केवल आते जाते देखता है, बिना उनसे प्रभावित हुए। यह अंतर्दृष्टि साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन लाती है, जहां वह पीड़ा के चक्र से बाहर निकलने लगता है। इस चैप्टर में कुलादासा यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर साधक को अनात्मा, नॉट सेल्फ की समझ का अनुभव होना शुरू हो जाता है। साधक यह देख पाता है कि जो कुछ भी वह स्वयं समझता था, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, यहां तक कि स्वयं की भावना, वह सब अस्थायी और निर्भर उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब यह अंतर्दृष्टि गहरी होती है, तो साधक का अहम भाव, सेंस ऑफ सेल्फ, ढीला पड़ने लगता है और उसके भीतर एक गहन स्वतंत्रता और हल्कापन उत्पन्न होता है। कुलादासा बताते हैं कि इस स्तर पर ध्यान का अनुभव अत्यंत सहज, गहन और आनंदमय हो जाता है। साधक अब केवल मन की सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में भी पूर्ण सजगता बनाए रखता है। ध्यान अब किसी विशेष अवस्था तक पहुंचने का प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि हर क्षण एक जागृत, सजग जीवन का सहज हिस्सा बन जाता है। इस चैप्टर में कुलादासा यह भी सावधानी से समझाते हैं कि इस गहन अवस्था में भी साधक को निरंतर सजग रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गहरी सजगता और सहजता के बीच अति संतोष या आलस्य का भाव आ सकता है। साधक को सजग रहकर अपनी स्पष्टता और निरंतरता को बनाए रखना चाहिए, ताकि ध्यान की यह गहराई स्थायी रूप से उसकी चेतना में स्थापित हो सके। चैप्टर 9 हमें यह सिखाता है कि ध्यान की गहरी अवस्था
केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि मन की प्रकृति को उसकी जड़ से समझना है। यह समझ हमें न केवल ध्यान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक नई स्वतंत्रता और सहजता प्रदान करती है। कुलादासा के मार्गदर्शन में यह अध्याय हमें दिखाता है कि साधना का असली उद्देश्य स्वयं की सीमाओं को पार करना और उस असीम शांति और आनंद का अनुभव करना है जो हमारे भीतर हमेशा से विद्यमान है। चैप्टर 10। चैप्टर 10 में कुलादासा उस अंतिम अवस्था का वर्णन करते हैं जहां साधक ध्यान की संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को वे निर्वाण के निकट अनुभव, नियर निर्वाणा एक्सपीरियंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां साधक का मन पूरी तरह से निर्मल, स्वतंत्र और निरंतर सजग बना रहता है। इस स्तर पर साधक ने न केवल अपने मन को पूर्ण स्थिरता में लाया होता है, बल्कि वह मन की गहनतम संरचनाओं को भी स्पष्टता से देख और समझ चुका होता है। कुलादासा बताते हैं कि इस अवस्था में साधक के भीतर हर प्रतिक्रिया, हर इच्छा और हर पहचान की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बुझने लगती है। साधक अब यह अनुभव करता है कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह अनिवार्य रूप से नष्ट भी होता है। इस गहन अंतर्दृष्टि के साथ साधक न केवल मानसिक प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र होता है, बल्कि पीड़ा के मूल कारण, इच्छा और अविद्या से भी मुक्त होने लगता है। इस चैप्टर में कुलादासा यह विस्तार से समझाते हैं कि ध्यान की इस चरम अवस्था में साधक के भीतर गहन विराग, डिस्पैशन का विकास होता है। यह विराग उदासी या उदासीनता नहीं है, बल्कि एक गहन शांति है जो किसी भी वस्तु या अनुभव से चिपकाव न होने से उत्पन्न होती है। साधक अब जीवन की हर घटना को एक गहन स्वीकृति और गहरी करुणा के साथ देखता है, बिना किसी मोह, डर या प्रतिरोध के। कुलादासा इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि इस अवस्था में साधक की सजगता अब केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह हर क्षण के भीतर छिपी गहरी परतों को भी देख सकती है। साधक अनुभव करता है कि स्वयं का कोई ठोस, स्थायी अस्तित्व नहीं है, केवल एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह अनुभव साधक को गहन मुक्ति का एहसास कराता है, एक ऐसा मुक्त भाव जहां कुछ भी पकड़ने, साबित करने या बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। कुलादासा चेतावनी भी देते हैं कि इस स्तर पर साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह इस अवस्था को एक उपलब्धि मानकर नए प्रकार के सूक्ष्म अहंकार, ईगो में न फंस जाए। असली सफलता तब है जब साधक इस गहन अंतर्दृष्टि के साथ विनम्रता, करुणा और सहजता बनाए रखे। चैप्टर 10 हमें यह सिखाता है कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य केवल किसी विशेष मानसिक अवस्था को पाना नहीं है, बल्कि उस बंधन को तोड़ना है जो हमें स्वयं से, दूसरों से और पूरे जीवन से अलग महसूस कराता है। कुलादासा के मार्गदर्शन में यह चैप्टर हमें दिखाता है कि ध्यान की सच्ची यात्रा अंततः हमें उसी स्थान पर लाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब हम उसे एक नई दृष्टि, नई सजगता और नई स्वतंत्रता के साथ देखते हैं। साधना का अंतिम फल है एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से सजग, मुक्त और करुणामय हो। क्या आपने कभी सोचा है कि असली आजादी किसे कहते हैं? क्या यह बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करने से आती है, या भीतर की गहराई में उतरकर खुद को जानने से? द माइंड इल्यूमिनेटेड की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने ही मन के स्वामी बनते हैं। कुलादासा ने इस किताब के जरिए हमें ध्यान का वह व्यवस्थित और वैज्ञानिक रास्ता दिखाया है जो न सिर्फ ध्यान में सफलता दिलाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में जागरूकता और शांति लाता है। हर चैप्टर ने हमें यह समझाया कि ध्यान कोई रहस्यमय या जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सीधी, सरल लेकिन गहरी यात्रा है जिसमें हर कदम हमारे भीतर छिपी अपार संभावनाओं को उजागर करता है। इस किताब ने यह भी सिखाया कि ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जो हमें हर पल में जीना सिखाता है, पूरी सजगता के साथ, बिना भटके, बिना उलझे। द माइंड इल्यूमिनेटेड हमें बताता है कि मन को साधना यानी खुद को साधना। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक अमूल्य खजाना है जो अपने जीवन में सच्ची शांति, गहन समझ और स्थायी खुशी चाहता है। यह हमें दिखाती है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने ही भीतर वह असीम स्रोत पा सकते हैं जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहते हैं।
अब जब आपने इस हिंदी ऑडियो बुक के जरिए द माइंड इल्यूमिनेटेड की पूरी यात्रा को सुना, समझा और महसूस किया, तो एक नए अध्याय की शुरुआत का समय आ गया है। वह अध्याय जो आप खुद अपने जीवन में लिखेंगे। यह किताब केवल एक रास्ता दिखाती है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है, जब आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, सजगता को हर पल में उतारेंगे और धीरे धीरे उस अनंत शांति और आनंद की ओर बढ़ेंगे जो आपके भीतर ही छिपा है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा मकसद भी यही है, आपको ऐसी किताबों से जोड़ना जो आपकी सोच को बदलें, आपको भीतर से जागरूक बनाएं और आपकी आत्मिक यात्रा को गहरा करें। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह की गहरी, जीवन बदलने वाली किताबों को आपके लिए हिंदी में लेकर आते रहें। ध्यान रखिए, असली परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर होता है और आपने पहला कदम उठा लिया है। अब इस रास्ते पर लगातार चलते रहिए, सजगता, धैर्य और करुणा के साथ। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया।